नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम वकील साहब में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान, आपकी होस्ट हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, हमारे ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर उन तमाम मुश्किलों के हल के लिए है जहां आपको कुछ कानूनी दिक्कत आती है, कुछ मुश्किल दरपेश है, आप कानून का सहारा लेना चाहते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहां राब्ता करें, तो हमारा ये खास प्लेटफॉर्म सिर्फ आपके लिए। आपको करना बस ये है कि हमें कॉल करना है। हमारे साथ यहाँ मौजूद रहेंगे एक मोअज़्ज़िज़ मेहमान, एक एडवोकेट, जिनसे हम आपके कानूनी मुश्किलों के बारे में मशवरा हासिल करेंगे। जब हमारे वकील साहब आपको मशवरा दे देंगे तब आप अपने मकामी वकील या अपने वकील से आप रब्ता कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी कानूनी चीज़ों को आगे उसमें बढ़ सकते हैं। तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान, हमारे जानी पहचानी शख्सियत हैं जिनसे कई बार हम बहुत सारी कानूनी मसलों पर बात कर चुके हैं। आप भी इनसे बखूबी वाकिफ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्वनी दुबे जी। सर, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम वकील साहब में। बहुत बहुत धन्यवाद हिना जी। तो नाज़रीन, आप हमें कॉल करिए। छोटी सी दरख्वास्त, जब आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें। आप जो क्वेश्चन करना चाहते हैं, जो सवाल करना चाहते हैं, उसको पहले से अगर आप अपने माइंड में बना लेंगे कि आपको क्या पूछना है तो आपको ही आसानी के साथ आपका जवाब मिल जाएगा। आप एकदम क्लियर बात करें, थोड़ा सा वॉल्यूम जो है टीवी का बंद कर दें और अपने फ़ोन पे क्लियर बात करें। तो चलिए हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। आज हमारा मौजू रहेगा जिस पर हम खास तौर पर बात करेंगे रियल इस्टेट बिल्डर्स बायर्स के ताल्लुक से। ये बहुत ही अहमियत का हामिल हो गया है। खास तौर पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो अभी सोसाइटी में तमाम तर चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, इसीलिए कानूनी जो मालूमात है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी ज़िंदगी भर की जो जमा पूंजी है, मेहनत की कमाई है, वो गलत हाथों में चली जाए या फिर आपको कुछ नुकसान उठाना पड़े। तो हमारा ये प्लेटफॉर्म ख़ास आपके लिए। अश्विनी जी, हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, रियल इस्टेट कहते किसे हैं और एक आम हिंदुस्तानी शहरी के लिए इसके बारे में कानूनी मालूमात रखना कितना अहम है? देखिए, बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा खुद का रहन सहन, हमारा सेफ पैसेज, हमारे घर के ऊपर छत होना, जिसको हम कहते हैं कि हमारे ऊपर एक छत हो जहां हम रह सकें सुकून के साथ, उसको बनाने के लिए अगर हम जहां इन्वेस्ट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई घर बनाते हैं, कोई अपार्टमेंट लेते हैं, कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो वो जो टर्म है वो टर्म कहा जाता है रियल इस्टेट। उसको हम कहेंगे रियल इस्टेट, यानी हमारे घर से संबंधित जो हमें व्यवस्था बनानी होती है या हमारे को जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमें सुकून से रात में सोने के लिए, वो तभी संभव होता है जब हमारे पास एक घर होता है। और वो घर का ताल्लुक हम तभी कहते हैं, खासतौर से मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास फैमिली के लिए, जब वो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करके अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदता है। तो यानी रियल एस्टेट का मतलब है घर से। जी। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर, अक्सर हम ये देखते हैं कि जब एक आम शहरी जो है वो अपनी छत का इंतज़ाम करने के लिए सोचता है, आगे बढ़ता है, उसे किन ख़ास बातों का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से लगातार हम देखते हैं ज़िंदगी भर की हमारी जमा पूंजी जो है वो हम अपनी इस प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं। मोटे तौर पर आपसे जानना चाहेंगे सर। सबसे पहले तो हिना जी, किसी भी व्यक्ति को कहीं भी मकान, दुकान, प्लॉट, जमीन खरीदने से पहले उसके मालिकाना हक के बारे में जी, उस संपत्ति पर, उस प्रॉपर्टी पर कहीं कोई विवाद तो नहीं चल रहा है, किसी अदालत का कोई स्टे तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पारिवारिक विवाद कोई चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्रॉड कागजों के बेसिस पर ओनरशिप क्लेम की जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो दस्तावेज दिखाए जा रहे हैं वो दस्तावेज असल में जो रिकॉर्ड्स हैं, जो अभिलेख हैं, सरकारी अभिलेख हैं, उन अभिलेखों में दर्ज ही नहीं हैं। जो हमें दिखाया जा रहा है कि इस जगह पर बिल्डिंग बन रही है, वो जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये सब बातों का ध्यान रखना जरूरी है। उसके लिए जरूरी है कि जिस एरिया में
आप प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बनाएं, उस जगह के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को पास के दफ्तर में जाकर के, तहसील में जाकर के जरूर चेक कर लें और चेक करने के बाद ही उसमें फिर इन्वेस्ट करें, और जब सब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं कि इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत ही आसान अल्फाज में आपने हमारे नाज़रीन तक अपनी ये बात रखी है, क्योंकि इससे मुतालिक हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मॉडल बिल्डर बायर एजेंट क्या होता है? ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। देखिए हिना जी, मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि पूरे देश में जो बिल्डर और इन्वेस्टर, बिल्डर और बायर के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हों, जो एग्रीमेंट आपस में एग्जीक्यूट हो किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, वो इतना क्लियर हो, उसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं हो, उसमें जो शर्तें हो वो शर्तें उसी तरह से, जिस तरह से बायर के बिल्डर के पक्ष में होती हैं उसी तरह से बायर के पक्ष में हो, और पूरे देश में एक मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट हो। अभी होता क्या है, उत्तर प्रदेश का एक अलग एग्रीमेंट बनता है, एक बिल्डर अपना अलग हिसाब से बनाता है, दूसरा बिल्डर अलग हिसाब से बनाता है। हरियाणा चले जाए तो हरियाणा का ए बिल्डर अपने हिसाब से बनाएगा, बी अपने हिसाब से बनाएगा, सी अपने हिसाब से बनाएगा। तो किसी भी बिल्डर बायर जो एग्रीमेंट है उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई यूनिफॉर्म नहीं है वो कि सबका एक जैसा होना चाहिए। तो बिल्डर्स अपने हिसाब से उसको बनाते हैं और बाद में उसी को डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन करते हैं पैसे का लेकर। जैसे दो तरह से मैं बताता हूं कि जब बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है तो बायर अगर डिफॉल्ट करता है तो उससे तो जो इंटरेस्ट लिया जाता है वो इंटरेस्ट काफी एग्जॉर्बिटेंट होता है, लेकिन वहीं बिल्डर अगर डिफॉल्ट करता है प्रॉपर्टी की डिलीवरी करने में या उसको रजिस्ट्री करने में या तय समय पर काम पूरा करके देने में, तो वो इंटरेस्ट नहीं देता है। दूसरा, बिल्डर बायर एग्रीमेंट में समय होता है मान लीजिए कि 36 महीने का, लेकिन वो उसी के साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी क्लॉज भी वो लिख देता है अपने हिसाब से, अपने शर्तों के हिसाब से। और होता क्या है कि इस पर चूंकि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, कोई ऊपर वॉचडॉग नहीं होता जो उस एग्रीमेंट को चेक कर रहा हो, और ना ही पूरे देश में कोई मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट है कि ये यही होगा, सरकार की तरफ से प्रकाशित बिल्डर बायर एग्रीमेंट ये यही होगा। तो उसकी वजह से जो बिल्डर्स हैं वो आम शहरी के, आम आदमी के पैसे को लूटते हैं और उसके साथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करके उसको तमाम तरह से परेशान करते हैं। इसलिए मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट की जरूरत इस देश को है। जी, और बहुत ही अच्छी तरह से आपने जो टर्म थी वो हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई है। बेहद ज़रूरी है इन तमाम चीज़ों का जानना कि कानून आपकी सहूलत के लिए है, कानून आपकी हिफाजत के लिए है, सिर्फ आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हमारा ये ख़ास प्लेटफॉर्म है, प्रोग्राम वकील साहब है। यहाँ हमारे साथ एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान रहते हैं जिनसे आप सवाल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल करिए, आप कुछ भी पूछना चाहें आप पूछिए, आप राय यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने जो आपके मकामी वकील है उनसे राब्ता करके अपनी पूरी जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपकी कॉल्स का हमें इंतजार है। वकील साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक और टर्म आती है मॉडल एजेंट बायर एग्रीमेंट, इसके ताल्लुक से भी थोड़ी सी जानकारी। देखिए, एजेंट बायर एग्रीमेंट का मतलब होता है, एक तो सबसे पहले बिल्डर से डायरेक्टली बायर एग्रीमेंट करता है, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उसमें डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी होती है बिल्डर के साथ। दूसरा क्या होता है, वो बिल्डर्स कुछ फ्लैट्स, जैसे मान लीजिए किसी अपार्टमेंट में 500 फ्लैट बनने हैं, उस 500 में से एक एजेंट 100 फ्लैट अपने पक्ष में एग्रीमेंट करवा लेता है कि ये सारे मैं बेचूंगा, और वो अपने हिसाब से डायरेक्ट बिल्डर से ना होकर के उस एजेंट के साथ जो कस्टमर होता है वो कस्टमर एग्रीमेंट करता है। तो डायरेक्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बायर की जो बिल्डर से होनी चाहिए, वो बीच में एजेंट के आ जाने से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डाइल्यूट होती है। तो जब उसके कंप्लायंस की बात आती है तो कंप्लायंस के समय पर तमाम तरह के बहाने बनाए जाते हैं। इसलिए जरूरत यह होती है कि जब कभी भी इस तरह के एग्रीमेंट्स, जो एग्रीमेंट चाहे एजेंट के साथ हो चाहे बिल्डर के साथ हो, उसमें यह जरूर देखें कि जो अकाउंटेबिलिटी का क्लॉज है, जो शर्तें हैं नॉन परफॉर्मेंस के बाद कौन सी शर्तें लागू होंगी, वो पूरी तरह से मुकम्मल उस जगह पर हैं
किन नहीं है। तो एजेंट बेसिकली बीच में बायर और बिल्डर के बीच में जो बिचौलिया होता है, जी 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 जो बीच में कार्य करता है, जी उसको कहते हैं हम एजेंट। जी। और नाज़रीन, आप हमसे सवाल कर सकते हैं। हमारे नंबर जो हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप अपनी किसी भी कानूनी मसले के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ राय चाहते हैं, तो हमारा ये प्लेटफॉर्म खास आपके लिए है। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के बेहद सीनियर वकील, सीनियर एडवोकेट अश्वनी दुबे जी, जिनसे हम तमाम तर मामूल जो जानकारी है कानून के ताल्लुक से वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ख़ासतौर पर आज हम बात कर रहे हैं रियल इस्टेट बिल्डर्स बायर्स के ताल्लुक से, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फ्लैट का सिस्टम जो है वो बढ़ता जा रहा है और प्रॉपर्टी खरीदने का भी रुझान जो है वो बहुत देखा जा रहा है, खासतौर पर अगर शहरों की बात करें। और वहाँ पर ही अक्सर एक आम शहरी को दिक्कतों का सामना रहता है, कहीं उसको धोखा मिलता है, कई बार उसका पेमेंट हो जाता है, लेकिन बिल्डर उसको जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, जो भी अगर उसने फ्लैट लिया है या ज़मीन के ताल्लुक से, सही टाइम पे उसको नहीं पोजीशन मिल पा रहा है। वकील साहब, इसके बारे में कानून क्या कुछ कहता है कि आपने अपना पैसा दे दिया है, सारी चीज़ें आपकी हो गई, लेकिन आपको अभी तक पोजीशन नहीं मिल पा रहा है? देखिए, होता क्या है कि इस तरह से जब जिस केस में एक बिल्डर वादा करता है, प्रॉमिस करता है अपने बायर को कि वो इस प्रोजेक्ट को या इस अपार्टमेंट को बायर को तय समय में, यानी 36 महीने में, 38 महीने में, 40 महीने में दे देगा, लेकिन होता क्या है कि वो बिल्डर वो जब नहीं पूरा कर पाता है तो उसको हम कहते हैं इनऑर्डिनेट डिले। और इनऑर्डिनेट डिले एक तरह से इंजरी होती है जो बड़ी एक्सट्रीमली लार्ज होती है, क्योंकि बिल्डर, प्रमोटर और एजेंट जो हैं एक वन साइडेड एग्रीमेंट एक तरह से बनाते हैं कि अगर वो 36 महीने का क्लॉज भी कहेंगे, 40 महीने का क्लॉज भी कहेंगे, तो भी कहेंगे सब्जेक्ट टू सर्टेन other compulsory requirements, या agreement, the terms of the period of delivery of possession can be extended in certain circumstances। तो उसका वो जो है आर्बिट्री तरीका जो होता है उसका वो फायदा उठाते हैं। होता क्या है, जब इन्वेस्टर पैसा देता है, जो बायर है वो पैसा देता है, तो उस पैसे को वो दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देते हैं या कहीं और इस्तेमाल कर लेते हैं, और नतीजा ये होता है कि उस तय समय पर उस एक प्रोजेक्ट को वो पूरा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से तमाम जो लोन लेना है, फाइनेंस करवाना है, वो इंस्टॉलमेंट जाती रहती है, किराए के घर में तमाम जो भी लोग रहते हैं, बायर्स रहते हैं, वो रहते हैं। तो वो वन साइडेड एग्रीमेंट की वजह से जब वो पूरा नहीं कर पाते हैं बिल्डर्स पोजीशन को, डिलीवरी ऑफ पोजीशन को, तो उसको ये कहा जाता है कि ये रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस की श्रेणी में लाता है। लेकिन होता क्या है कि ये आर्बिट्री वन साइडेड एग्रीमेंट, जिसमें कस्टमर्स को इक्वल प्लेटफॉर्म पर नहीं रखा जाता, और इन डेलिबरेट इनऑर्डिनेट डिले होता है हैंडिंग ओवर पोजीशन में, मतलब पोजीशन को देने में इनऑर्डिनेट डिले होता है। और जब पुलिस के पास कस्टमर जाता है तो वो एफआईआर नहीं करते हैं, कहते हैं आर्बिट्री क्लॉज इसमें है, वो क्लॉज चूंकि मॉडल नहीं होते हैं। और दूसरा, डिलीवरी, रिवाइज डिलीवरी शेड्यूल अगेन और अगेन हो जाता है उसमें कि दोबारा लेटर भेज करके रिवाइज डिलीवरी शेड्यूल करवा लेते हैं। और होता क्या है कि कस्टमर अपना पैसा ऑलरेडी कुछ हद तक जमा कर चुका होता है, तो उसके पास भी ऑप्शन नहीं होता को बैक करे, और पैसा वापस लेने की प्रक्रिया भी बड़ी जटिल और लंबी है। तो इन वजहों से जो डिले होता है पोजीशन को हैंड ओवर करने में, वो तभी होता है जब वन साइडेड एग्रीमेंट होता है, आर्बिट्री एग्रीमेंट होता है, और मॉडल ट्रांसपेरेंट इक्वल बिल्डर बायर एग्रीमेंट नहीं होता। तो उस स्थिति में जो है ऐसा कहते हैं समय पर, तय समय पर पोजीशन नहीं दे रहे हैं। जी, और लगातार इतनी कीमती जानकारी हम अपने नाज़रीन को दे रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारा ये प्लेटफॉर्म खास आपके लिए है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने कॉलर से। हेलो जी। हेलो जी बोलिए। आप वकील साहब, प्रोग्राम में आपने कॉल किया है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें बात कर सकते हैं। आपने वकील साहब से बात कर ली? जी, वकील साहब आपकी बात सुन रहे हैं। अच्छा, मुझे पता लगाना था। सुन रही? जी। हाँ, देवबंद के अंदर एक प्रॉपर्टी है जी, जो वक्त है,
और उस वक्त प्रॉपर्टी के अंदर एक आदमी ने उसको हमारे कुछ छोड़े थे उसमें कब्रिस्तान में से इसमें बेच दिया और हमें पता भी नहीं लगा। और फिर उसने दूसरे को बेच दिया, हमें पता ही नहीं लगा। अब उसने आगे वहाँ कब्जा करने की कोशिश की, हमने एसडीएम का दरखास्त देने से रुकवा दिया, तो रुक गई और रुकी है 1-2 महीने से। तो अब हमें क्या करना चाहिए? बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। वकील साहब, देवबंद में एक वक्फ प्रॉपर्टी की ये बात कर रहे हैं जो बिना इनकी नॉलेज के कई बार, वो कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, कई बार उसको बेचा गया है, ये अब उसमें क्या कर सकते हैं? देखिए, वो तो एसडीएम के पास से इन्होंने रुकवा ऑलरेडी दिया, क्योंकि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को बेचने का एक प्रोसीजर है। वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी तो होती नहीं है। दूसरा, उसको इस आर्बिट्री तरीके से बेचा नहीं जा सकता। तीसरा, लैंड यूज चेंज करना वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को प्राइवेट यूज के लिए, वो एक सारे एक तरह से ये फ्रॉड का पूरा मामला दिखता है प्रथम दृष्टया, जैसा ये बता रहे हैं। इसमें ऑलरेडी ये एसडीएम के यहाँ गए हैं, उस पर रुका हुआ है, तो एसडीएम के फैसले का इंतजार करें। जी बिल्कुल। तो नाजरीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कुछ सवाल करना चाहें तो हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं, आप इनसे सवाल कर सकते हैं। वकील साहब, हम बात कर रहे थे रियल इस्टेट की, प्रॉपर्टी की, और बहुत सारी आपने ज़रूरी बातें भी हमारे नाजरीन तक पहुंचाई हैं। एक और मोटे तौर पर हम जानना चाहेंगे, अक्सर देखने में आता है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ऑफिस की प्रॉपर्टी या फिर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, ये कुछ टर्म्स हैं, अगर इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप हमारे नाजरीन तक पहुंचाएं। देखिए, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में बेसिकली होता क्या है कि रेसिडेंशियल एरिया में जब लोगों को रहने के लिए, जब मकान बनाने की परमिशन जब अपार्टमेंट्स को दी जाती है, सोसाइटीज को दी जाती है, जो सोसाइटी फॉर्म करते हैं या बिल्डर्स को दी जाती है, तो वो रेसिडेंशियल एरिया में। लेकिन ऑफिशियल में ये जहां पर सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, सिर्फ ये होगा कि वहां पर ऑफिसेस ही रहेंगे, रेसिडेंशियल नहीं होगा। तीसरा ये होता है कि मिक्स्ड यूज, जिसमें रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों होता है। और उसके बाद गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज ये होती है जो पूरी तरह से गवर्नमेंट अक्वायर करती है। गवर्नमेंट का एक्विजिशन 2 तरह से होता है, या तो लैंड एक्विजिशन के थ्रू गवर्नमेंट को पब्लिक पर्पजेस के लिए लैंड चाहिए होती है। दूसरा, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के खाते में बहुत पहले से जमीन चली आ रही हो। तो ये तीनों, इसकी चारों अलग अलग इनके डेफिनेशन है, अलग अलग ओनरशिप, वो डिपेंड करता है। अब होता क्या है, जैसे आबादी, खेती की जमीन को आबादी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए भी कलेक्टर के यहाँ एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। रेसिडेंशियल यूज से कमर्शियल यूज में चेंज करना है तो उसका भी अलग प्रोसीजर है। कई जगहों पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने 3 फ्लोर से ऊपर की कंस्ट्रक्शन नहीं अलाउ की हुई है। वो 3 फ्लोर तक भी क्या नक्शे होने चाहिए, उसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो सब प्रॉपर्टी का या हाउसेस का या शॉप्स का या वैकेंट लैंड का, सबका अलग अलग, खेती की जमीन कौन सी होगी, परती जमीन कौन सी, ये सारा उसका यूज, नेचर ऑफ यूज जो है ऑलरेडी डिसाइडेड है। जी बहुत शुक्रिया इतनी अहम मालूमात देने के लिए। और चलिए अब बात करने की कोशिश करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया और सवाल करिए। मोहम्मद सादिक, हम कर्नाटक से बात कर रहे हैं। सर, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, आप थोड़ा सा अपना वॉल्यूम पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ, रायचूर डिस्ट्रिक्ट, मोहम्मद सादिक बोल के। हाँ सर, सवाल मेरा ये था वकील साहब से जी। वो एक प्रॉपर्टी लैंड खरीदे हुए हैं 5 एकड़, सेल ऑफ एग्रीमेंट किया हुआ हूँ मैं सामने पार्टी से। वो एक 11 मंथ का एग्रीमेंट रहता है, 1 साल का एग्रीमेंट है वो। अभी हमें 70 लाख दी हुई एडवांस उनको। अभी वो मान नहीं रहा है रजिस्ट्री के लिए आने के लिए सब। अब हमारे को क्या करना है साहब? पैसे देने हम सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। आप स्पेसिफिक रिलीफ के एक्ट के अंतर्गत जो आपका कंसर्न सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहां जाकर के आप सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्योंकि आपके एग्रीमेंट में शर्तें क्लियर हैं कि इतना पैसा आप देंगे, इतना बयाना दे रहे हैं, इस समय तक देंगे और इतने दिनों के अंदर उसकी रजिस्ट्री होगी। तो जब सारी चीजें हैं और उसके बाद रजिस्ट्री नहीं हुई है, पैसा आपने दिया हुआ है, तो एक उनकी तरफ से, दूसरी पार्टी की तरफ से, जो सेलर है, उनकी तरफ से वादा खिलाफी है।
तो आप जो है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इसमें डाल सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया वकील साहब आपका भी, और हमारे जिन नाज़रीन ने ये सवाल किया था उनका भी हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ये प्लेटफॉर्म खास आपके लिए है, आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो। हेलो, वालेकुम सलाम सर, अपना नाम बताइए और सवाल करिए। मैडम मेरा नाम राजेश है मैडम। जी। मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ मैडम। जी। मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदा मैडम, जिनका डॉक्यूमेंट मिस हो गया। तो मैंने प्रोसीजर में खरीदा, वो करेक्ट है कि नहीं, कि वकील साहब से बात करने के लिए फोन करा। वकील साहब तक आपकी आवाज पहुंच रही है, वो अगर कुछ पूछना चाहें तो वकील साहब। जी बिल्कुल, देखिए प्रॉपर्टी आपने खरीदा, आपके पेपर्स अगर मिसप्लेस हो गए तो आप उसके उनका पेपर मिस हो गए थे, इनका पेपर मिस हो गए थे, तो उनका प्रॉपर्टी मैं खरीदा ऐसे प्रोसीजर में कि FRI कराया और पेपर स्टेटमेंट दिया, देखिए सब, और उनका पेपर सब जो डॉक्यूमेंट है उनका पर है कि नहीं बोल के वो भी सर्चिंग कराया। सर्चिंग कराने के बाद सब वेरीफिकेशन होने के बाद उनका प्रॉपर्टी खरीदा और मैं रजिस्ट्रेशन करा दिया, और बाद में मेरे नाम पे भी मतलब मेरा ऊपर आ गया। यही प्रोसीजर है, और उनका और एक दूसरा कुछ प्रोसीजर है। जी, अब आप वकील साहब की बात सुन लीजिए। जी जी वकील साहब। सर्टिफाइड कॉपी भी हर जगह रिकॉर्ड्स में अवेलेबल होती है, और उसको निकाल के, और जो आपके सर्टिफाइड कॉपी में खास तौर से जो वहाँ का जो आपका रेवेन्यू कोर्ट है या सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट का कोर्ट है, वहां से निकाल करके गायब हो गया तो एक सिविल सूट डाल करके कोर्ट से एक डिक्री ले लें कि आपके ओरिजिनल गायब हो गया, और ये जो सर्टिफाइड कॉपी है इस सर्टिफाइड कॉपी को ही ओरिजिनल ट्रीट किया जाए, डिक्लेरेशन ले लें, तो इस स्थिति में आपका काम चल जाएगा। जी वकील साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को भी उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, हमारा ये खास प्रोग्राम वकील साहब यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान सुप्रीम कोर्ट के वकील सीनियर एडवोकेट अश्वनी दुबे जी, जिनसे लगातार हम जानकारी जो है वो हासिल कर रहे हैं, और आज हम बात कर रहे हैं रियल इस्टेट बिल्डर्स बायर्स के ताल्लुक से। अश्वनी जी, हम आपसे अब ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास कई बार इस तरह के भी क्वेरीज आती हैं, कई बार इस तरह के सवाल आते हैं कि कंस्ट्रक्शन से पहले, यानी जिसको प्री कंस्ट्रक्शन हम कहते हैं, उसमें हम किन खास बातों का ख्याल रखें अगर हम अपनी कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं। देखिए, कंस्ट्रक्शन से पहले सबसे पहले ओनरशिप, जी, प्रॉपर्टी की ओनरशिप को देखना जी, कि वास्तव में हम जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या खरीदने का मन बना रहे हैं, ये उस व्यक्ति के पक्ष में है, उस प्रॉपर्टी की, उस जमीन की ओनरशिप, मालिकाना हक या नहीं। अगर हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं कि वो उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप उस व्यक्ति के पक्ष में है और वो व्यक्ति रियल मालिक है उसका, और वो पूरी तरह से सक्षम है प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्शन करने में, और किसी प्रकार का कोई लीगल डिस्प्यूट या लिटिगेशन नहीं है, तभी प्री कंस्ट्रक्शन से पहले प्रॉपर्टी को बुक करें। सबसे बड़ी बात है मालिकाना हक को चेक करने की। जी, और इसके अलावा आप किस तरह से इस बात को हमारे नाज़रीन तक, कितना सही आप इसको समझते हैं कि अगर हम कुछ भी प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, फ्लैट लेने जा रहे हैं, ज़मीन लेने जा रहे हैं, या कोई भी हम अपना पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उस वक्त हमें जो हमारे पेपर्स हैं, कानूनी जो हमारे पेपर्स हैं, उनकी हमारे पास पूरी तैयारी हो। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो चेन होता क्या है कि बहुत सारे फ्रॉड होते हैं जी, और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है अलॉटीज के पक्ष में और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई फेयर प्ले नहीं है, फ्रॉड अक्सर होते रहते हैं, डिले अक्सर होता रहता है, प्रोफेशनलिज्म पैन इंडिया नहीं है कि जिस पर कोई स्टैंडर्ड फिक्स हो, बिल्कुल, और ना ही कोई एस्टैब्लिश्ड जो है सिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसमें
प्रमोटर और अलॉटी के बीच में डायरेक्ट 1-to-1 डिस्कशन होके सारी चीजें क्लियर होती हूँ। जी सर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रमोटर अलॉटीज के बीच में प्रमोटर्स की तरफ से नहीं है और रेगुलेटरी ओवरसाइट नहीं है, माने कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो एक एक छोटी छोटी जो डेवलपमेंट्स हैं उनको चेक कर सके। इसलिए जरूरी है कि जो भी इन्वेस्टर, जो भी बायर अगर कहीं प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो उसको कई तरह से देखें क्या, सबसे पहले कि जिस जगह पर ये बिल्डिंग खड़ी हो रही है क्या वो जगह वाकई में उसी व्यक्ति की है जो जिससे हम खरीद रहे हैं, जो प्रमोटर है, बिल्डर है। दूसरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी पर ऑलरेडी पहले से कोई लोन चल रहा हो और दोबारा से फिर ये दिखा करके इन्वेस्टर से पैसा ले रहे हो। तीसरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में जितने प्रपोज्ड अलॉटेड फ्लैट्स हैं वो पहले ही बुक हो गए हो। चौथा, ऐसा तो नहीं कि आपस में जमीन को लेकर कोई विवाद हो। पांचवा, क्या इसको लोकल डिपार्टमेंट से, खास तौर से जो उस एरिया का डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वहां से नक्शा मिला है, परमिशन मिली है कंस्ट्रक्शन करने की, कितने फ्लोर की मिली है, कितने एरिया की मिली है, तभी उसके बाद देखें। नहीं तो आप देखिए सुपर टेक के केस में क्या हुआ। सुपर टेक के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डिंग को गिराने का आदेश दे दिया। क्यों? क्योंकि नियमों के विपरीत बनी थी और उसमें अथॉरिटी के बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, क्योंकि अथॉरिटी की इन्वॉल्वमेंट के बिना, कानून के विपरीत जाकर के, नियमों के विपरीत जाकर के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन नहीं दी जा सकती। तो ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि आज कर लें और कल पता चले कि जमीन ही उसकी नहीं है, फिर कंस्ट्रक्शन पूरा टूट रहा है या नियम के मुताबिक कंस्ट्रक्शन। और ये सारी चीजें निश्चित तौर पर चेक करें, तभी सही तभी जमीन दुकान मकान या फ्लैट खरीदने के लिए जो है जाना उचित होगा। जी, और बहुत ही अहम बातें आपने यहाँ पर बताई हैं और एक आम शहरी को जानना इनके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सवाल यही है कि आपकी मेहनत की कमाई जो है वो कहीं भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा आप एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देंगे तो ये खुद पूरी जिंदगी के लिए आपको ही फायदा देगा। नाज़रीन, इसके अलावा भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारा ये प्लेटफॉर्म खास आपके लिए है। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल करिए। कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो हमारा ये खास प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट अश्विनी दुबे जी मौजूद हैं, जिनसे लगातार हम बहुत ही अहम जानकारी आज अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब कंस्ट्रक्शन हो गया, वहां पर जाने से पहले हम किन खास बातों का ध्यान रखें, जैसे कि क्या वहां पर इलेक्ट्रिकल फिटिंग हो गई है कि नहीं, केबल है, फायर का वहां पर कुछ खास इंतजाम है कि नहीं सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि कई बार ये चीजें जो है एक आम आदमी जो है उसको शायद इतनी बारीकियों का पता नहीं होता। सिर्फ वो इसीलिए खुश हो जाता है कि बस अब उसको अपना फ्लैट मिल गया है या वो जहां पे भी जाना चाहता है वो उसको मिल गया है। इन तमाम छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना कितना जरूरी है सर? देखिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं भी मकान, सिर्फ मकान माने चार दीवारी ही नहीं, मकान के अंदर पानी का कनेक्शन है कि नहीं है, बिजली का कनेक्शन है कि नहीं है, पाइप्ड नेचुरल गैसेस का इस अरेंजमेंट है कि नहीं है, प्रॉपर एडिक्वेट हवा पानी है कि नहीं है। पहले तो बिल्डर ने दिखाया था कि इस चारों तरफ से 3 साइड से ओपन होगा, ऐसा तो नहीं कि उसके साथ सटा करके दूसरा खोल दिया हो। ऐसा तो नहीं कि सेफ पैसेज कोई डिस्टर्ब हो रहा हो। इन्होंने बोला तो था कि 1500 स्क्वायर फीट का 1600 का 2000 स्क्वायर फीट का देंगे, मगर हो क्या रहा है, ये तो 1700 1600 1400 1200 स्क्वायर फीट ही दे रहे हैं। लिफ्ट प्रॉपर वर्किंग हो रही है नहीं, अगर ये मल्टी स्टोरी फ्लैट्स हैं, किस कंपनी की लिफ्ट लगी है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या प्रावधान है, फायर फाइटिंग का क्या प्रावधान है, कभी कोई इमरजेंसी होगी तो कैसे इवैक्यूएशन होगा, कैसे वहां से लोगों को बचाया जाएगा, कैसे भागेंगे। इस सब तमाम चीजों को पूरी तरह से तसल्ली कर लेने के बाद, देख लेने के बाद ही उसका पोजीशन लें, और साथ ही साथ यह भी देख लें कि उसकी रजिस्ट्री कब तक हो जाएगी। बिना रजिस्ट्री के पोजीशन लेना उचित नहीं होता है। जी, ये बात आपने बहुत ही अहम बताई है रजिस्ट्री के ताल्लुक से, क्योंकि अक्सर लोग कहीं ना कहीं गफलत का शिकार हो जाते हैं और बाद में उन्हें दिक्कत आती है। चलिए अब हम बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो वकील साहब, आदाब जी, अपना नाम बताइए, सवाल करिए। शायद बात कर रहा हूँ मैडम, रायचूर कर्नाटक से। सवाल करिए सर। जी मैडम, मैंने मिलिट्री 89 में ज्वाइन किया था, फिर वहां से मैं निकल गया, रिजाइन कर दिया था, तो वो लोग अभी तक सर्टिफिकेट नहीं भेजे मैडम, हालांकि मैंने कई बार लेटर भेजा हूँ लीगली।
वकील साहब कुछ पूछना तो चाहेंगे? देखिए, सर्टिफिकेट तो निश्चित तौर पर उनको भेजना चाहिए। नहीं भेज रहे हैं तो किसी आप वहां पर जहां हैं वहां वकील साहब से मिल करके लीगल नोटिस एक भेज दीजिए, और साथ ही साथ वो जहां काम करते हैं उसकी रेगुलेटरी बॉडी में जहां से वो रजिस्टर्ड होती है, अगर वो कंपनी है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के यहाँ, और या जो लोकल अगर लेबर ऑफिस है, लेबर कमिश्नर का ऑफिस है, वहां पर आप कंप्लेंट लिख करके दे दीजिए कि अभी तक आपको इन्होंने आपका फुल एंड फाइनल का लेटर नहीं दिया है। जी वकील साहब, बहुत शुक्रिया, और हम अपने कॉलर का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पूछना चाहें कानून के मुतालिक, कुछ भी आपको अगर मुश्किल दरपेश है तो आप हमें यहाँ कॉल कर सकते हैं। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो हेलो हेलो। हाँ, ये 1988 में जी। 1 एकड़ 88 से 150 सेंट BF अकरम नाम से खरीद करे। हमारा भाई वो लैंड दूसरे को बेचा है, फिर हमें कोर्ट में डाले। अभी नंबर नया आया, 10 साल हो गए नंबर सिविल कोर्ट में डाले। हेलो जी जी जी, वकील साहब कुछ पूछना चाहेंगे? एक बार और फिर से आप बता दें जरा उन्होंने क्या कहा है। आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएंगे? आंध्रा से काल ऑफिस बात करने का। 1 एकड़ 80-50 सेंट मेरे नाम अकरम के नाम से खरीद करे, मेरे नाम से। मेरा भाई उसको जमीन दूसरे को बेचा है, तो क्या जायज है क्या? आपके भाई ने वो जमीन किसी दूसरे को बेची है, आपको पता नहीं था? हाँ, नहीं था। कितने साल पहले की ये बात है? ये आपको 15 साल 10 साल हो गए कोर्ट में की। आपने अब तक इसमें कोई कानूनी कार्रवाई की है सर? हाँ, करें, सिविल कोर्ट में दाल को है अभी। जमीन किसकी है? नंबर आए नहीं। जमीन किसकी है सर? मेरे नाम से है। आपके पास पेपर है इसके? हाँ, पेपर है, पूरा है, पेपर पूरा जी है। वकील साहब, आपके नाम की जमीन अगर आपके भाई ने बेचा है तो ये फ्रॉड का केस है। ये कंसर्न पुलिस स्टेशन में तुरंत, सिविल पर तो आपने डाला ही है कि रजिस्ट्री को कैंसिल किया जाए, लेकिन एफआईआर भी करनी चाहिए आपको, और चीटिंग का केस दर्ज करवाना चाहिए कि क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी को दूसरा कोई बेच ही नहीं सकता, और दूसरा किसी ने बेचा तो इसका मतलब कागजात उसने फोर्ज किया है। तो फोर्जरी के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स वो भी आता है, फोर्ज सिग्नेचर करना भी आएगा। तो आप पुलिस कंप्लेंट भी जरूर करिए और परस्यू करो। पुलिस अगर एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो आप कोर्ट से जाकर के एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया वकील साहब, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे ये जो कॉलर थे इनको अपने मसले का हल मिल गया होगा। अब अपने वकील से ये जरूर राब्ता कर सकते हैं। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया? मैं दिलीप कुमार के जम्मू कश्मीर श्रीनगर से बोल रहा हूँ जी। मैं कंप्लेनेंट के रूप में चेक बाउंसिंग के मामले में मैं कंप्लेनेंट के रूप में यहाँ पर सेशन कोर्ट में 5,59,783 रुपए का केस दर्ज कराया था, लेकिन 3 बार आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं। हर बार मजिस्ट्रेट चेंज होता है, अपने ढंग से आर्ग्यूमेंट्स कर लेता है और फैसला लिखता नहीं है, और एक्यूज्ड पार्टी का जो लॉयर है वो एक्स मजिस्ट्रेट रहा हुआ है, तो जो भी मजिस्ट्रेट आता है उसको सॉफ्ट कॉर्नर देता है। मेरी सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, बिल है, मेरा रजिस्ट्रेशन है, इनकम टैक्स पेयर हूँ, जीएसटी नंबर है। अब आप बताइए सोसाइटी में क्या मैसेज आएगा? आज 8 साल हो गए मेरे केस को। आप बिल्कुल परेशान मत होइए सर, बिल्कुल परेशान मत होइए, हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं, वो जरूर आपकी परेशानी का हल आपको देंगे। 8 साल हो गए। और जी जी सुनिए, आप वकील साहब की बात सुन लीजिए। जी वकील साहब की बात सुन लीजिए, वो आपका जो मसला है उसको मशवरा दे रहे हैं, प्लीज। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के जो केसेस होते हैं उनका नेचर समरी प्रोसीजर का होता है। सॉफ्ट कॉर्नर होने का मतलब ये नहीं है कि जजमेंट तथ्यों के खिलाफ चली जाएगी। न्यायालय या कोर्ट्स किसी मामले में फैसला देती हैं, तथ्यों को देखती हैं। आपके पक्ष में चेक है और आपने अगर प्रूफ कर दिया है कि वो चेक एक्यूज्ड पार्टी ने आपको आपकी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए दिया था, तो देश की अदालतें बड़ी निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र होकर के कार्य करती हैं। दूसरा, पिछले 2-2.5 वर्षों से कोविड की वजह से, खास तौर से पिछले 1 वर्ष से ज्यादा, 1.5 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया कि कोविड की वजह से कोर्ट्स भी उतनी रेगुलरली फंक्शन नहीं कर रही हैं।
और तीसरा जो है, जितने डेट से डेट लग रही है उस सब डेट का हवाला देते हुए एक दरख्वास्त लगा करके आप एप्लीकेशन जो जज हैं जज साहब के यहाँ लगाइए कि साहब पिछले 5 डेट से 6 डेट से 4 डेट से हर बार डेट लग रही है और इसमें प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हैं, आपको सिर्फ जजमेंट देनी है और आप अपने लिखित में वहां पर जजमेंट वो आर्ग्यूमेंट फाइल कर दिए और कहिए कि हमने जो लिख करके आर्ग्यूमेंट दिया है वही उसी के बेसिस पर ऑनरेबल कोर्ट फैसला ले ले। तो मैं समझता हूं इससे आपकी समस्या का हल हो जाएगा। अदालतें बड़ी निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं, यह हमें समझना पड़ेगा। जी वकील साहब, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है कि कानून हमारे लिए है, कानून हमारी सहूलत के लिए है। सिर्फ और सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस तरह से वहां तक पहुंचे। घबराना नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि हमारा ये प्लेटफॉर्म भी आपके लिए मौजूद है। आप हमें कॉल कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे ये जो कॉलर थे इनको अपने मसले का हल जो है वो मिल गया होगा। इनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और वकील साहब से लगातार हमारी बातचीत जारी है। फिलहाल एक छोटा सा वक्फा, जल्द लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एडवोकेट अश्विनी दुबे जी, जिनसे लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और अहम जानकारी जो है वो हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। आपकी कॉल्स का सिलसिला भी लगातार जारी है। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो हेलो। तो नाज़रीन, हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। किसी भी कानूनी मसले के बारे में आप जानना चाहें तो हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं हम। हेलो हेलो। हाँ हेलो वकील साहब से बात करना था। वकील साहब तक आपकी आवाज जा रही है, आप सिर्फ टीवी की आवाज बंद करके अपना सवाल कर सकते हैं सर। ठीक है बंद कर जी सर। अपने 54-55 में पानी जो है दूसरे का नाम बता रहा कर्नाटक में, और वो पिछला 50 का रिकॉर्ड देखा तो जो अपना नाम है और वो मकान है बने गए सर, और 28 जून का पट्टा लैंड है। जी 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 आप मकान बने गए सर। जी उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? जी बिल्कुल, वकील साहब तक आपकी बात जो है वो पहुंच रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर कॉल करने के लिए। तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं वकील साहब। जी क्या प्रश्न था इनका, मैं सुन नहीं पाया। पानी के ताल्लुक से जी पानी के ताल्लुक से ये जानना चाहते हैं, पट्टे पर पानी जो है वो मिल रहा है, इसमें कुछ पेपर्स की ये बात कर रहे थे। लेकिन इनका, अच्छा, मैंने ये भी सुना कि 50 साल से इनका कब्जा है उस पर, जी। या इनका मालिकाना हक है, तो इनको पानी, इनको तो जो है कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इनकी खुद की प्रॉपर्टी है। 50 साल से इनके ओनरशिप है, तो दूसरे की एकदम से सडन ओनरशिप चेंज हो नहीं जाएगी। और किसी ने अगर फ्रॉड करने की कोशिश भी किया है तो ये तुरंत कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाकर के FIR कर सकते हैं, और कोई अगर कब्जा करने की भी कोशिश कर रहा है तो उसमें भी सिविल कोर्ट से स्टे ले सकते हैं। अगर 50 साल से इनके नाम पर है तो एकदम से इनके नाम से दूसरे के नाम पर प्रॉपर्टी नहीं जाएगी, और उसमें अगर इनका मालिकाना हक है तो इनको जो भी राइट्स चाहिए होंगे वो सारे मिलेंगे। जी बहुत शुक्रिया वकील साहब, आपका भी और हमारे कॉलर का भी बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे। नाज़रीन, एक बार फिर से आपसे दरख्वास्त है, जब आप हमें कॉल करें, टीवी की आवाज़ अगर आप बंद कर देंगे तो आपका ही सवाल वकील साहब तक आसानी से पहुंच जाएगा, आपको जवाब सुनने में भी आसानी होगी। बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो हेलो। आप हमें दोबारा कॉल करने की कोशिश करिए, आपकी आवाज़ जो है वो पहुंच नहीं पा रही है। तो नाज़रीन, आप हमें लगातार कॉल कर रहे हैं और वकील साहब से भी हम लगातार जानकारी जो है वो हासिल कर रहे हैं। एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं अपने कॉलर से। हेलो हेलो। तो वकील साहब, जिस तरह से हम प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे, रियल एस्टेट के बारे में बात कर रहे थे, एक और बात आपसे हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जब हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को चेक करना कितना ज़रूरी है, और मोटे तौर पर कौन कौन से अहम डॉक्यूमेंट्स ऐसे होने चाहिए जिनके ऊपर थोड़ा सा हम अपनी नज़र रखें?
देखिए, डॉक्यूमेंट्स ही हिना जी, किसी भी प्रॉपर्टी में ओनरशिप डॉक्यूमेंट फ्री फ्रॉम ऑल शॉर्ट ऑफ इनकम्ब्रेंसेस, हर प्रकार के विवाद से, लिटिगेशन से मुक्त कागजात ही उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप को जो है रियल ओनरशिप को ट्रांसफर करते हैं। यहां पर सबसे पहले अगर आप मकान खरीदने जा रहे हैं तो मकान बना बनाया अगर खरीदने जा रहे हैं तो जाकर के वो जो एरिया है, अगर ये म्यूनिसिपल एरिया है तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के यहाँ या रजिस्ट्रार के ऑफिस में पूरी चेन चेक करें। जिस दिन से कंस्ट्रक्शन हुई, जिस दिन से बेचना शुरू हुआ, उससे अब तक ये भी देखें कि आप कितने, कौन से नंबर के मालिक हैं, तीसरे नंबर के, चौथे नंबर के या पांचवें नंबर के। तो जिस भी नंबर के अगर आप प्रॉपर्टी को इंटेंडिंग परचेजर हैं तो नीचे की पूरे पेपर्स चेक करें कि कब से बनी, पहली बार किसके हाथ पास गई, दूसरी बार किसके पास गई, तीसरी बार किसके, वो सारे कागजात उसमें अगर मान लीजिए कि वो फ्लैट्स हैं तो अलॉटमेंट लेटर से लेकर के, नक्शे से लेकर, पोजीशन से लेकर, सेल एग्रीमेंट से लेकर, ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, बिजली पानी का ट्रांसफर, ये सारा चेक करें और उसके बाद ही तभी खरीदें। अगर जमीन है तो जमीन की फर्द चेक करवाएं और जमीन को जाकर के उस एरिया का जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है वहां पर लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को चेक करवाएं। प्लॉट है तो प्लॉट के केस में भी जो प्लॉट अथॉरिटी है उस अथॉरिटी से चेक करवाएं। अगर दो प्राइवेट लोगों के बीच में भी अगर इंटेंडिंग परचेजर और इंटेंडिंग बायर हैं, सेलर हैं, तो वो भी वो डॉक्यूमेंट जहां की बेच रहे हैं उसका कागज देख करके वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को चेक करें किसी भी प्रकार से फ्रॉड से बचने के लिए, तभी वो उसमें सेफ और सिक्योर तरीके से प्रॉपर्टी को खरीद सकेंगे। जी वकील साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और लगातार आपसे हम अहम जानकारी अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करेंगे। लगातार आपकी कॉल का सिलसिला भी जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एडवोकेट अश्वनी दुबे जी, जिनसे लगातार आज हम बेहद अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के ताल्लुक से। साथ ही साथ आप अपनी मेहनत का पैसा जो है वो कहाँ पर इन्वेस्ट करें, किस तरह से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, किन खास बातों का ख्याल रखें, यही हमारे वकील साहब आप तक तमाम तर जानकारी जो है बेहद आसान अल्फाज में पहुंचा रहे हैं। वकील साहब से एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करते हैं। वकील साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अलॉटमेंट लेटर, पोजीशन लेटर, ये तमाम तर जो टर्म्स हैं इनमें क्या फर्क है और ये कितनी अहम? ये बहुत अहम है। अलॉटमेंट उस प्रॉपर्टी के अलॉटमेंट के बारे में डील करता है कि कब वो प्रॉपर्टी अलॉट हुई, कौन उसका ऑफिसर कंसर्न है जिसने दस्तखत किए, कौन सी अथॉरिटी है जिस अथॉरिटी ने वो अलॉटमेंट लेटर जारी किया और किसके फेवर में, अलॉटी कौन है, कितना अमाउंट था, क्या अमाउंट पे हुआ। दूसरा पोजीशन लेटर होता है जिसमें पोजीशन एक प्रॉपर्टी का किसी अथॉरिटी से या किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास पीसफुली ट्रांसफर होता है। तो अलॉटमेंट लेटर, पोजीशन लेटर, सेल डीड, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो डॉक्यूमेंट्स चेन को निर्धारित करते हैं। ये तो बात होती है फ्लैट्स के संबंध में। जी सर। दूसरा होता क्या है कि गांव में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो गांव में प्रॉपर्टीज की डिमार्केशन भी नहीं होती है। जी बिल्कुल। वहां पर जो प्रॉपर्टी, तो पहले डिमार्केशन एक बड़ा विषय होता है कि पटवारी और तहसीलदार जो उस एरिया के हैं वो डिमार्केट करते हैं कि इस पार्ट से इस पार्ट तक की जमीन इतनी एरिया है, इतना रकबा है, इतना खसरा है, ये बेच रहे हैं, इनकी ओनरशिप है, उसके बाद उसको बेचते हैं। तो जो अलॉटमेंट लेटर, पोजीशन लेटर, सेल डीड, ये तो हो गया अपार्टमेंट्स के, फ्लैट्स के, कोठियों के ट्रांसफर में। जी सर। दूसरा वहां पर जो जमीनों की खरीद फरोख्त में फर्द से लेकर के सेल डीड, ओनरशिप, लगान, पानी का टैक्स, ये सब डॉक्यूमेंट्स वहां पर जरूरी होते हैं। हाउस टैक्स की रसीदें भी जरूरी होती हैं। बिल्कुल। तो अलॉटमेंट लेटर, पोजीशन लेटर, ये डॉक्यूमेंट की ओनरशिप के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं। जी, बहुत ही अहम जानकारी जो है वो लगातार आज अपने इस खुसूसी प्रोग्राम में हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। सर, चूंकि वक्त भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, हम आपसे बहुत जल्दी से एक बार फिर से जानना चाहेंगे। हालांकि आपने ये बताया है कि रजिस्टर करना अपनी प्रॉपर्टी को कितना ज़रूरी है, कितना अहम कानून की नज़र में?
देखिए, रजिस्ट्रेशन के बिना तो ओनरशिप मानी ही नहीं जाती। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सबने क्लियर कर दिया है, किसी भी प्रॉपर्टी की लॉफुल रजिस्ट्री होना बहुत जरूरी है। और जब तक रजिस्ट्री नहीं होती तब तक ओनरशिप नहीं मानी जाती है। तो किसी भी पेपर को, किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले उसको उसके मुकम्मल तरीके से जांच करके जितने की बेची और खरीदी जा रही है उस पर टैक्स पे करते हुए उसको रजिस्टर करवाना जरूर करें। सेल डीड रजिस्ट्रेशन एक कंपलसरी लीगल रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन एक्ट के मुताबिक, पीसफुल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास। जी, और वकील साहब, तमाम तर जो अहम मालूमात आज आपने हमारे नाजरीन तक पहुंचाई हैं, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इतना कीमती वक्त जो है वो आपने हमारे तमाम नाजरीन को दिया है। और नाजरीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते हैं। जिस तरह से आज हमने आपके एक खास मसले को लेकर यहाँ पर बातचीत की है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अपने बहुत सारे जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे उनके जवाब आपको ज़रूर मिले होंगे। हमारा आज का ये जो प्रोग्राम है अब ये इख्तिताम पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।